हेलो बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अपन ने सड़क मतलब इससे पहले 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन ले रहे थे उसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले उन्हें देख लें, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। आज तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखना, ये सड़क सुरक्षा चैप्टर नंबर 19 ले रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं या कई बार एक क्वेश्चन भी आए, लेकिन क्वेश्चन फिक्स है, ये 2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसे लेते हैं। देखना क्या है। एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे, एक सीधे चित्र बनेगा, ये सीधे और 12 मीटर ऊंचे पोल का मतलब खंबे, एक सीधे 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर, शीर्ष का मतलब ऊपर या टॉप पर, एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। मान लो ये कैमरा लगा हुआ है यहाँ। इतनी बात समझ में आएगा। पहली लाइन, एक सीधे, ये सीधे 12 मीटर ऊंचे, 12 मीटर ऊंचा पोल के शीर्ष पर, पोल है मतलब ये खंबा है, इसके शीर्ष पर मतलब इसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। ये लगाना है। पहला कंप्लीट हो गया, पहली लाइन। आगे चलते हैं। ताकि पोल के शीर्ष से मतलब ऊपर से, टॉप से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सके। जो कैमरा लगा है, क्यों लगा है? ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूरी तक, ये कैमरा कितने मीटर दूरी तक देख सकता है? 13 मीटर दूरी तक देख सकता है। ताकि पोल के शीर्ष से, शीर्ष का है ऊपर से 13 मीटर दूरी दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सके। ऐसा मान लो सड़क के किनारे एक खंबा लगा हुआ है, खंबे के ऊपर क्या है? सीसीटीवी कैमरा, और कैमरा का काम करता है यातायात देखता है, मतलब गाड़ी वगैरह जो जाती है उस यातायात को देखता है। कितने मीटर दूरी तक देख सकता है? 13 मीटर दूरी तक यातायात देखा जा सके। ये ऐसा काम है। इतना चित्र बन गया। एक खंबा था, 12 मीटर ऊंचा था, पोल के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा लगा था, और कैमरा कितने मीटर दूर तक देख सकता है? 13 मीटर दूर। अब 2 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं अलग अलग, वो निकालना है। देखना क्या बोल रहा है। पोल के पाद बिंदु से वह दूरी जिसके आगे यातायात दिखाई देता है। फिर रिपीट कर रहे हैं। पोल के मतलब खंबे के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब होता है नीचे वाले बिंदु से। ये तो होता है शीर्ष, ऊपर वाला बिंदु तो क्या कहलाता है? शीर्ष, और नीचे वाला क्या कहलाता है? पाद बिंदु या मूल बिंदु। तो आपसे बोल रहा है पोल के पाद बिंदु से, मतलब इस बिंदु से वे दूरी जिसके आगे यातायात देखा जा सके, मतलब ये वाली दूरी निकालनी है आपको। ये यहां से लेकर यहां तक। आगे क्या बात समझ में? पोल के पाद बिंदु से, ये पोल था, ये खंबा था, खंबे के पाद बिंदु मतलब नीचे वाले बिंदु से वे दूरी जिसके आगे यातायात देखा जा सके, ये वाली दूरी निकालनी। एक बार नामकरण कर लेते हैं। इसे ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया, इसे सी नाम दे दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पोल था, पोल का पाद बिंदु मतलब नीचे वाले बिंदु से ये दूरी निकालनी है। मतलब किसका मान निकालना है आपको? BC का। इस वाली भुजा का मान निकालना है। इस वाली भुजा का मान दे रखा है 12, इस वाली भुजा का मान दे रखा है 13 मीटर, और नीचे वाली भुजा का मान निकालना है। ये अपन ने पढ़ रखा है बेसिक है। जब त्रिभुज की 2 भुजाओं का मान दिया हो और तीसरी भुजा का मान पूछे तो क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। देखना, लिख रहे हैं पहले फर्स्ट वाला हल। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? बड़ा सिंपल है। पाइथागोरस प्रमेय सबको याद है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया होगा। क्वेश्चन रिपीट थोड़ी करना पड़ेगा, आ गया होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय। जब 2 भुजाओं का मान दिया हो, तीसरी भुजा पूछी हो। रिपीट करते थे। एक खंबा था, कितने मीटर? 12 मीटर ऊंचा, इसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कैमरा कितने मीटर दूरी तक देखता है? 13 मीटर तक यातायात देखता है। अब आपसे ये ऊपर वाली दूरी तो दे रखी है, लेकिन पूछ कौन सा रहा है? ये वाली खंबे के पाद मतलब नीचे वाले बिंदु से 13 मीटर पाद बिंदु से आपको दूरी निकालनी है जिसे यातायात देखा जाएगा, मतलब इस वाली भुजा का BC का मान।
जब दो भुजाएं दे रखी हों और तीसरी भुजा पूछे तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये पाइथागोरस प्रमेय। अब जिसका मान आपको पता है वो रख देना, जिसका नहीं पता वो नहीं रखेंगे। ये सब जानते हैं 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। अब इसे क्या मान लोगे? लंब। ये लंब हो जाएगा तो ये कौन सा हो गया? आधार। आ गई क्या बात समझ में? ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये वाला क्या हो जाएगा? लंब, और ये वाला आधार, जिसका मान पता रखे जाते। कर्ण कितना है बेटा? 13, तो ये 13 का स्क्वायर। कर्ण की जगह 13 का 13, ये स्क्वायर। आधार की जगह क्या है? आधार की जगह कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखे, या तो आधार ही लिख लेना, या इसका नाम पता है क्या नाम है? BC। आधार का नाम है BC, तो ये लिख दिया BC नहीं लिखना है तो दोबारा आधार की जगह आधार। लंब कितना है बेटा? कितना है लंब? 12 मीटर। लंब की जगह 12 मीटर। ये स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। 13 का स्क्वायर सबको याद है, स्क्वायर का मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई, 169। 13 का स्क्वायर 13 × 13। BC की जगह BC का स्क्वायर, और 12 का 144। फिर वही गणित का नियम, संख्या एक साइड, बाकी संख्या एक साइड, और ये एक साइड रख लेंगे BC को। तो 100 ये बराबर ऐसे कैसे, 169 ऐसे कैसे, ये 144 इधर प्लस का, आगे प्लस इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। इधर क्या बचा? केवल BC का स्क्वायर। अरे बराबर 169 144 प्लस इधर आया माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 25, और ये क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। ठीक है, मान किसका निकालना है? केवल BC का, स्क्वायर का थोड़ी निकालना है। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या बन जाएगा? √, और ये क्या आ जाएगा? BC, और इसका मान कितना होता है? 5। तो BC का मान कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। मतलब ये पहला वाला जो पूछा था ना आपसे, ये पोल के पास बिंदु से यातायात की वे दूरी ज्ञात करें, तो वो कितना है बेटा? 5 आ गया। आगे होगा उम्मीद है, कुछ भी नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय लगाई और कंप्लीट हो गया। अब अपन करते हैं इसका सेकंड पार्ट, दूसरा वाला पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम में आएगा। BC का मान कितना दे दिया बेटा? 5 निकाल लिया आपने। अब दूसरा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना आप। चलें आगे। ठीक, BC का मान आ गया 5। इस वाले इधर साइड में BC का मान कितना आया बेटा? 5। अब दूसरा देखना क्या कह रहा है। पोल के चारों ओर एक दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल दिमाग में आते ही πr² फॉर्मूला दिमाग में आ जाता है, तो लिख लेते हैं एक दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। ए दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूछ रहा है ए पोल के चारों ओर एक दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। ये बात तो पक्की है सर, वृत्त का क्षेत्रफल बोला तो ये फॉर्मूला तो लगेगा πr²। अभी तो समझ लेते हैं दर्शनीय क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है। देखो ये पोल है, पोल के नीचे दूरी दे रखी है 5, तो इसे पूछ रहा है पोल के चारों ओर एक दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, जो दिखाई नहीं दे आपको, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ जो अपन को वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो क्या लग जाएगा? πr²। अब ये सबको पता है सर, पाई की जगह तो 22/7 रख देंगे अपन, लेकिन r का मान कितना है बेटा? r का मान वही लेना है जो आपने BC का मान निकाला था ना नीचे वाले आधार का, वही r का मान लेंगे। आ गई क्या बात समझ में? r का मान, त्रिज्या का मान क्या होगा? त्रिज्या का मान जो आधार निकाला था वही लिया जाएगा। तो यहाँ त्रिज्या का मान कितना है ऊपर लिख देता हूँ। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या का मान कितना है यहाँ? 5। समझ गए क्या बात? ठीक है। अच्छा ऐसा मान लो एग्जाम में केवल ये वाला आ जाता, ये ऊपर का नहीं देता, केवल ये देता पोल के चारों ओर दर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन नहीं देता, पहला नहीं लिखता, तब भी आपको पहले वाला निकालना था, आधार की दूरी निकालनी थी, क्योंकि आपको वो चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में r का मान चाहिए, और r का मान क्या होता है? आधार का। तो आधार तो निकालना पड़ेगा, चाहे से क्वेश्चन 1 दे या 2। ठीक है, अब बस यूज कर लेना पाई की जगह 22/7। r का मान कितना है? 5 × 5। ठीक, इसे मल्टीप्लाई कर लेना आप, 22/7, इसे गुणा करा कितना आ जाएगा? 25। नीचे आ जाएगा 7, 25 को गुणा करना है, 25 दूनी 50 की 0, 5 हासिल, 25 दूनी 50, 550। इसे क्या बोलते हैं? इसके आगे पॉइंटों में आप कर लेना, आगे क्या लिख देंगे? वर्ग मीटर। अच्छा वर्ग मीटर क्यों लिखा पता है ना आपको? क्योंकि ये सब किस में चल रहा था?
ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, देख लेना दोनों मीटर में दे रखे, 12 मीटर और वो 13 मीटर। तो क्षेत्रफल को हमेशा किस में लिखते हैं? मीटर में। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसे और आगे कैलकुलेशन 7 का भाग दे लेना, पॉइंटों में करना चाहें कर लेना। ये कंप्लीट हो गया अपना एक क्वेश्चन। बेटा सड़क सुरक्षा का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, जो पहले वाला क्वेश्चन करा ना, उसके अंदर खंबे की लंबाई थी 12 और दूरी कितनी? 13। ऐसे दूसरे भी आंकड़े दे सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है। खंबे की 24 और ये 25, तो आप निकाल लेंगे आराम से। तो अलग अलग टाइप से दे सकता है। खंबे की 6, इसकी कितनी दे देगा? जो भी है इसकी दे दी 10, तो आप निकाल लेंगे। ऐसे डिजिट चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे करते हैं अपन। देखना क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे जो पहले वाला जो क्वेश्चन करा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये भी आ नहीं रहा, दिख नहीं रहा, एक साल से 1-2 साल से वो कंटिन्यू आ रहा है। अब इस वाले को भी देख लेते हैं। देखना क्या है, ए व बी के मध्य की दूरी 150 किलोमीटर है। ए और बी के मध्य की दूरी कितनी है बेटा? 150 किलोमीटर है। एक बार सवाल पूरा कर लेते हैं। इसके मध्य 10 यातायात सिग्नल मिलते हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से सभी हरे सिग्नल को पार करते हुए बिंदु बी पर 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाती है, लेकिन अब देखना सवाल क्वेश्चन कर लेना, इसके बाद देखो। ए व बी के मध्य की दूरी 150 किलोमीटर है। 2 स्थान हैं, ये ए है, यहां से स्टार्ट हो रहा है ए और यहां तक अपना ये गया बी। 2 स्थान है ए और बी, ये बी। इसके बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। ऐसा समझ लो यार, ये जयपुर, ये दिल्ली, कुछ भी, इनके बीच की दूरी कितनी है? 150। 2 स्थान है, एक का नाम ए है और इनके बी, इनके बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। ये काम का नहीं है अपने, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके मध्य, इसके बीच में 10 यातायात सिग्नल हैं। कितने यातायात सिग्नल है बेटा? 10। अब यातायात सिग्नल समझ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यातायात सिग्नल है। यातायात सिग्नल समझ गई? रेड लाइट वगैरह जो आती है ना, ग्रीन चौराहे जो होते हैं जिसके ऊपर रेड लाइट वगैरह लगी रहती है, तो ये 10 चौराहे यातायात सिग्नल हैं। 10, 1 2 3 4, ठीक है। 10 यातायात सिग्नल मिलते हैं। आप ए से बी हैं, ए से बी जो 2 जगह हैं उसके 150 किलोमीटर की दूरी है और इसके मध्य 10 यातायात सिग्नल मिलते हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से सभी हरे सिग्नलों को पार करते हुए बिंदु बी पर 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाती है। अब क्या काम कर रहे हैं? एक कार है, मान लो एक कार ए से बी पर जा रही है। ए से कहां जा रही है? बी पर, ठीक है। और किस रफ्तार से जा रही है? कार की रफ्तार कितनी है? एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी पर जाती है। मतलब ए से कहां पर जाती है? कार यहां से स्टार्ट हुई रफ्तार से और कहां जा रही है? बी पर। तो कितने टाइम में पहुंच जाती है? 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाती है। कितने टाइम में पहुंच जाती है बेटा? 2 घंटे 30 मिनट में। लेकिन फिर समझते हैं, एक कार 60 किलोमीटर की रफ्तार से समान गति से सभी हरे सिग्नलों को पार करते हुए 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाती है। कार ए से स्टार्ट हुई, बी पर पहुंची, कितने घंटे में पहुंची? 2 घंटे 30 मिनट। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखना क्या बोल रहा है, सभी हरे सिग्नलों को पार करते हुए। मतलब जब कार यहां से स्टार्ट हुई ए से और बी पे जाती है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। ऐसा मान लो कि सभी हरे सिग्नल मिलते हैं। कैसे सिग्नल मिलते हैं? हरे। आप पहले वाले चौराहे पे गए, पहले सिग्नल पे मिला, आप बिना रुके हरा सिग्नल मिला, आगे चले गए। दूसरे वाले पे गए, आपको रुकना नहीं पड़ा, हरा सिग्नल था। तीसरे पर भी हरा, चौथे पर भी। आपको जितने 10 के 10 सिग्नल कैसे मिलते हैं? हरे। मतलब आपको रुकना नहीं पड़ता, और रुकना नहीं पड़ता तो आप सीधे चल जाते हैं। ए से कहां चल जाते हैं? बी पर। तो आपको कितना समय लगता है? 2 घंटे 30 मिनट। तो मतलब पहले ए से बी तक पहुंचने में लगा समय कितना समय लगा था आपको? 2 घंटे और 30 मिनट। आया कि क्वेश्चन समझ में? फिर रिपीट करता हूं, देखना। ए से बी, इन दोनों की दूरी कितनी थी? 150 किलोमीटर। वो अपने क्वेश्चन में काम में नहीं आएगा, ठीक है। कार की रफ्तार 60 किलोमीटर, ये भी अपने काम में नहीं आएगा। अब आपसे बोलते 10 यातायात सिग्नल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 यातायात चौराहे हैं जिसपे रेड लाइट वगैरह लग रही है। आप पहले दिन जाते हैं तो आपकी किस्मत अच्छी थी, आपको सभी हरे सिग्नल मिलते हैं। बिना रुके आप ए से बी पर पहुंच जाते हैं। तो आपको कितना टाइम लगता है? 2 घंटे 30 मिनट। अब सेकेंड यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन अब दूसरे दिन की, ऐसा मान लो दूसरे दिन की बात हो रही है,
अन्य दिन यानी दूसरे दिन की बात हो रही है, अन्य दिन आप दूसरे दिन जाते हैं तो भारी यातायात के कारण निम्न अनुसार रुकना पड़ता है। अब अगले दिन जब आप जाते हैं ना तो यातायात बहुत भारी यातायात के कारण मतलब बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए आपको भारी यातायात रहता है तो आपको रुकना पड़ता है हर सिग्नल पर, पहले सिग्नल पर, दूसरे सिग्नल पर, सभी सिग्नलों पर रुकना पड़ता है। तो प्रथम भारी यातायात था, बहुत ट्रैफिक था तो आपको रुकना पड़ा। प्रथम यातायात सिग्नल पर कितने मिनट रुके? 1। दूसरे पर कितने रुके? 2। ऐसे तीसरे पर कितना रुके? 3। चौथे पर 4, पांचवें पर 4। हर सिग्नल पर रुकना पड़ रहा है। पहले सिग्नल पर 1 मिनट रुकना पड़ रहा है मुझे, दूसरा सिग्नल आया तो 2 मिनट मेरे खराब हो रहे हैं, मुझे रुकना पड़ रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे मुझे रुकना पड़ रहा है। आ गई क्या बात समझ में? हर सिग्नल पे मुझे रुकना पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अब मैं जाऊंगा तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। आ रही बात समझ में? पहले मैं गया था तो 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच गया था, अब मुझे हर सिग्नल पर रुकना पड़ रहा है, पहले सिग्नल पर 1। तो अब मुझे एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है, ज्यादा टाइम कितना लगेगा? तो काउंट कर लो, देखो एक बार सिंपली वैसे, फिर कैलकुलेशन से अपन करेंगे, देखना कितना टाइम लग रहा है। ये 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 और 5, 15, 15 और 15, 30 और 30, 40 और ये हो जाएगा आपके 45। तो जोड़ लेना, काउंट कर लेना, कितना आया बेटा? 45। तो एक्स्ट्रा टाइम कितना खराब हो रहा है आपका? 45। एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6, 4 10, 10, 5 15, 15, 15 30, 30 और 1 40 और 15 55 मिनट, सॉरी 45 नहीं 55 मिनट। तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है आपका? 55 मिनट लग रहे हैं। तो मतलब पहले तो 2 घंटे 30 मिनट लग रहे थे, अब 55 मिनट और लग रहे हैं। तो अब ए से बी तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, ए से बी तक जाने में 2 घंटे 30 मिनट तो लगेंगे, दूरी तो उतनी ही है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है? 55 मिनट। तो जुड़ कितने जाएंगे? 55 मिनट। अच्छा, आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? आपसे सवाल पूछ रहा है उसी कार द्वारा कुल समय की गणना करें। मतलब पहले गए थे तो 2 घंटे 30 मिनट, अब पूछ रहा है जब यातायात मिलता है ना भारी, तो अब कितना टाइम लगेगा? तो 2 घंटे 30 मिनट तो मुझे लगेंगे क्योंकि दूरी तो इतनी है। एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा? 55। तो इसे जोड़ देते हैं, कितना आ गया? 2 घंटे 85 मिनट। अब ये सब आपने कभी पढ़ा है 85 मिनट? तो इसे घटा लेंगे, 60 माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25। और ये 60 का मतलब 1 घंटा हो जाएगा, तो ये इधर जुड़ जाएगा। तो अब कितने लगेंगे? 3 घंटे 25 मिनट। कितना लगेगा बेटा? 3 घंटे 25 मिनट। आ गया? ये अपना आंसर होगा। लेकिन इसे इस तरीके से नहीं करना, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब देखना आगे कैसे करते हैं। इसे समांतर श्रेणी बना के करते हैं। इतना तो कर लिया था, इसे मैं यहां एपी बना के करेंगे समांतर श्रेणी। एपी क्या बन रही है? 1 2 3 4 डेश ऐसे 10। एपी बोले तो समांतर श्रेणी। अब इसका प्रथम पद कितना है? प्रथम पद बोले तो A1 कितना है? 1। A2 कितना है? 2। D निकाल लेंगे आप, सारवें अंतर आपको आता है। वैसे तो आप डायरेक्ट बता दिया मैंने 3 घंटे 25 मिनट, लेकिन 55 मिनट ऐसे डायरेक्ट जोड़ के नहीं निकालना, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से कर रहे हैं। देखना डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 2 में से कितना माइनस करेंगे? 1। तो कितना आ जाएगा? 1। आई क्या बात समझ में? अब इसमें लगाएंगे SN वाला फॉर्मूला। इधर लिख देता हूं मैं। यहां n का मान कितना है बेटा? 10। इतना आया क्या समझ में? ए से बी तक पहुंचने में 2 घंटे 30 मिनट। एपी बना ली, प्रथम पद, द्वितीय पद और डी निकाल लिया। डी का मान 1 और एन का मान कितना है बेटा? 10। मैं इतना रफ कर रहा हूं, इसे रफ कर रहा हूं, ये लिख लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना। एन का मान 10। बस अब SN वाला फॉर्मूला लगाना है। देखना SN वाला फॉर्मूला, ये SN वाला फॉर्मूला। n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला रखो। n की जगह n का मान कितना है बेटा? 10। ये 10 बटे 2, 2 का 2। a का मान, a का मतलब प्रथम पद कितना लिखा था? A1 का मान मैंने कितना लिखा था? A1 का मान मैंने कितना लिखा था? 1। और A2 का मान कितना था? 2। और D का मान कितना था? 1। इधर लिखा था ना वही दोबारा। तो 2 की जगह 2। A1 का मान कितना है? 1, ये 1। n का मान कितना है? 10, ये 10 माइनस 1। D का मान कितना है? 1, ये 1। ब्रैकेट बनाना चाहो ब्रैकेट। आ गया क्या? SN वाले पढ़ रखा है, सबने पढ़ रखा है। जैसे 10वीं क्लास में n/2 भाग देंगे 5, 2 1 कम 2। बेटे SN वाला फॉर्मूला
2 को 1 से गुणा करा, 2 1 कम 2, ये कितना आ जाएगा 9। ये कैसे कैसे आगे, और 5 ऐसे कैसे, 2 का 2, 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 1 कम 9, 5 ऐसे कैसे, 9 को 2 से जोड़ा कितना आ जाएगा 11, ब्रैकेट का मतलब गुणा कितना आ जाएगा 55 मिनट, वही 55 मिनट। आगे ही क्या बात समझ में? सर ये 55 मिनट वही मैंने इन सबको क्या करा है, जोड़ा है। या तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं एक एक करके, लेकिन आप कोशिश करना एथन वाला फॉर्मूला लगा के जोड़ें, तो कितना आ गया 55 मिनट। आई क्या बात समझ में? अब लिख देंगे इसके बाद अतः ए से बी तक पहुंचने में लगा समय। कितना समय लगा? पहले लग रहे थे 2 घंटे 30 मिनट, वो तो फिक्स है सर, प्लस इसमें जुड़ कितना आ रहा है 55 मिनट, तो टोटल कितना हो गया 3 घंटे 25 मिनट। अभी समझा दिया था मैंने ये किस टाइप से आया था, बता दिया था, दोनों को जोड़ा फिर 60 मेहनत आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कि आपसे पूछ रहा था पहले तो ए से बी तक लग गए तो 2 घंटे 30 मिनट लगे, भारी यातायात था तो आपको टाइम खराब हुआ, कितना टाइम ज्यादा एक्स्ट्रा लगा 55, तो अब कितने घंटे लग रहे हैं 3 घंटे 25 मिनट। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बेटा चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्या है, इसके अंदर एक प्रमेय लेते हैं, सिद्ध करें कि √3 एक परिमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये मान लो कि जब भी बोर्ड का एग्जाम, मतलब बोर्ड के एग्जाम में 3-4 बार आ चुकी है, हर मतलब पहले तो ऐसा होता था हर साल, ऐसा मान लो हर साल देखने को मिलती है ये प्रमेय आपको, तो इसे आपको कंप्लीट करके जाना है याद करके। इसे समझने प्रमेय है, देखना क्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं, परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है। बेटा जितनी भी रूट वाली संख्या होती है ना, √5, √7, √2, √5, √7, इन सबको बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। आगे की बात समझ। और जितनी भी P/Q के रूप में जो लिखी जाती हैं, जैसे 2/3, 5/2, 7/3, 7/8, इन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या है। क्या बोलते हैं बेटा? परिमेय संख्या। समझ गए? जितनी भी रूट वाली संख्या होते हैं उसे तो बोलते हैं अपरिमेय संख्या है, और जो बटे वाली संख्या होते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या है। आगे बात समझो। इसे आपको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। आगे बात समझ में। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसे उल्टे तरीके से सिद्ध करेंगे। देखना, ऐसा नॉर्मली समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कोई नियम वगैरह नहीं है, एक ऐसे समझने के लिए देखना। जैसे एक लड़का है, मान लो कोई भी लड़का, मान लो जेद ले लो, जेद बुरा लड़का है। इसे आपको सिद्ध करना है कि बुरा लड़का है। ऐसा मान लो आपको साबित करना है कि इसे बुरा बताना है, तो आप क्या काम करेंगे? इसे उल्टा मानेंगे। गणित के अंदर उसे उल्टा मान लेंगे कि माना जेद अच्छा लड़का है। आ रही है बात समझे? सिद्ध क्या करना है? बुरा है, लेकिन उल्टा मान लेते हैं कि माना जेद अच्छा लड़का है। फिर इसके बारे में 2-3 अपन कमियां बताएंगे कि ये काम नहीं करता, ये काम नहीं करता, ये स्कूल नहीं जाता, होमवर्क नहीं करता। अरे क्या बात समझ में? जेद को बुरा बताना था, लेकिन अपन क्या उल्टा मान लिया कि माना जेद अच्छा लड़का है, मान लिया। अपन ने देखा काम नहीं करता, स्कूल भी नहीं जाता और होमवर्क भी नहीं करता, तो अपन बोलेंगे अतः हमारी कल्पना गलत थी। जो हमने इसे मान लिया था ना, क्या मान लिया था? अच्छा मान लिया था, वो क्या गलती से मान लिया था, गलती हो गई। तो बोलेंगे अतः हमारी कल्पना, जो हमने इसे माना था, हमने कल्पना करा था ये अच्छा है, वो गलत थी। अतः हमारी कल्पना गलत थी। अतः जेद कैसा लड़का है? बुरा लड़का है। आगे के बाद समझ में कैसे सिद्ध करा मैंने इसे? जेद को बुरा बताना था, पहले मैंने मान लिया अच्छा, फिर मैंने इसे देखा ये तो काम भी नहीं करता, स्कूल भी नहीं जाता, होमवर्क भी नहीं करता। इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत माना था, मेरी जो कल्पना थी वो गलत थी। इसका मतलब जेद कैसा लड़का है? बुरा लड़का। सेम उसी टाइप से इस प्रमेय को प्रूफ करेंगे। इसे बताना क्या है? अपरिमेय, लेकिन अपन मानेंगे क्या? परिमेय। उल्टा मानेंगे इसे। तो माना √3 एक परिमेय
संख्या है और ए और बी AC से अभाज्य संख्या है कि, अब बेटे अभी समझा दूंगा ए और बी AC से अभाज्य क्या होता है। मेन है परमेय को आपको याद करना है, वो इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर ध्यान देना। टाइम कम है, वाकई में ऐसे पूरा समझा देता है ए बी का मतलब। अभी आपको ध्यान रखना है याद, माना रूट ए परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया, जैसे ए परिमेय बताना था, मान क्या लिया परिमेय। अब ए और बी AC से अभाज्य संख्या, ये लाइन आपको लिखनी है, AC से अभाज्य संख्या है कि। अब जो भी आपको दे रखा है ना रूट 3, उसे ए बी के बराबर कर देना, रूट 3 बराबर ए बी। ये आएगा समझ में? अभी बाद में बात करेंगे क्यों करा, कैसे करा। रूट 3 को किसके बराबर कर दिया, ए बी के। अब बी को इस साइड लेकर चलना है, तो ये बराबर बीच में बराबर ऐसे कैसे, ये ऊपर वाला ए ऐसे कैसे, ये रूट 3 भी सिंपल ऐसे, केवल बी इधर भाग में था, इधर जाएगा तो गुणा में, गुणा का मतलब पास पास आ गया था ना समझ में। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग का मतलब स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, कर दिया दोनों का स्क्वायर। ये तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। अच्छा, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये कितनी बार बता दिया, रूट 3 का स्क्वायर। तो रूट 3 इंटू रूट 3, स्क्वायर का मतलब उसी को उसी से गुणा करना। तो रूट 3 को रूट 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 3। बार बार बोला, रूट 4 को रूट 4 से 4 रहता है, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करा कितना आ जाएगा, 3। तो रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, इसके बाद आपको ऐसे एरो बना के लिखना है। संख्या जो है अपने सामने वाले को, ये ध्यान रखना, फिर समझेंगे इसे। अभी तो इतना ध्यान रखना कि जो संख्या है अपने सामने वाले को विभाजित करती है। तो आपको ऐसे लिखना है, 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। और सिंपल सी बात है, करता भी है, क्योंकि 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। बेटा परमेय है, मेन आपको याद करना है, इसके ऊपर फोकस करना है। ये 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो 3 किसे विभाजित करेगा, ए स्क्वायर को। फिर आपको सेकंड पॉइंट लिखना है, या ऐसा दिमाग याद रखने के लिए, नॉर्मली याद रखने के लिए बोल रहा हूं, संख्या जो है ये संख्या अपने सामने वाले को विभाजित करेगी। 3 के सामने कौन आ रहा है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को विभाजित करेगी। अच्छा, बड़े वाले को विभाजित कर रही है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, 3 ए को भी विभाजित करता है। आगे क्या बात समझ में? इतना एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर आगे करेंगे। ए परिमेय बताना था, उल्टा माना परिमेय संख्या है। फिर ये लाइन लिखनी है, ए और बी AC से अभाज्य संख्या है। जो भी दे रखा है उसे उठा के किसके बराबर कर दोगे, ए बी के। फिर क्या काम करेंगे, बी को इधर लेकर आएंगे, बी को इधर लिया है। फिर क्या बोलेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी क्या कर दिया, वर्ग। ए स्क्वायर ऐसे कैसे, रूट 3 का 3 आ जाएगा और बी स्क्वायर। फिर मैंने ऐसे बोला, संख्या सामने वाले को क्या करती है, विभाजित। इसे बाद में अच्छी तरीके से समझेंगे अपन। ये 3 सामने वाले को विभाजित करता है, तो 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। विभाजित का मतलब भाग देता है, काटता है। अब बड़े वाले को काटता है तो छोटे वाले को, ए को भी विभाजित करता है। आ गई बात समझ में? इतना तो पहला पार्ट हो गया, ऐसा मान लो। अब दूसरा, इसे दे देना समीकरण 1। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है इसका, इतना मतलब याद करने के हिसाब से। अब ए बराबर 3C लेने पर, कितना लेने पर बेटा, ए बराबर 3C। अब क्वेश्चन आता है, सर 3C क्यों लिया, ए की जगह अपन कितना रखेंगे, 3C। 3C क्यों लिया, यहां रूट 3 देगा तो कितना लेंगे, 3C। यहां रूट 5 देगा तो कितना लेंगे, 5C। समझ रहे हो क्या बात? यहां जितना भी देगा ना, 7 देगा तो 7C लेना है। तो ए बराबर 3C लेने पर, मतलब अब इसे किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो इधर ए बराबर 3C लेने पर, अब दोबारा समीकरण 1 से ये ए बराबर 3C जो ले रहे हैं ना, ए की जगह कितना रखेंगे, 3C। समीकरण 1 समीकरण 1 दोबारा लिख रहा हूं, 3B स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये समीकरण 1 लिख लिया। ठीक, आगे 3 की जगह 3, बी की जगह बी स्क्वायर बराबर का बराबर। एक की जगह कितना रखना बेटा, 3C। ए की जगह कितना, 3C, ये 3C। स्क्वायर भी था क्या, हाँ स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर। 3 की जगह 3, बी का बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9,
और ये सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और ये आ गया। अच्छा अब संख्या एक साइड पहुंचा देते हैं, 3 इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो इधर क्या बचेगा, ये 9 का 9 ऐसे कैसे, सी का सी स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर, केवल ये 3 इधर गुणा में था, इधर गया तो भाग में, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, भाग देंगे 3 3 9 और ये सी स्क्वायर। आया इतना समझ में आया? कुछ नहीं करा, 3 को वर्ग करा, भाग दिया। अब आगे वही एरो बना के, मैंने क्या बोला था इधर सुनना, 3 जो है सामने वाले को, संख्या सामने वाले को विभाजित करती है, तो इसमें भी देखना ये संख्या जो है सामने वाले को विभाजित करेगी। संख्या के सामने इस बार कौन आ रहा है, बी स्क्वायर, इसमें संख्या के सामने क्या आ रहा था, ए स्क्वायर, तो संख्या के सामने आ रहा है बी स्क्वायर, तो 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर वही बात, बी स्क्वायर को करता है तो इसका मतलब बी को भी करता है, तो लिख देंगे 3 बी को भी विभाजित करता है। आगे क्या बात समझ, 3 इसको भी विभाजित करता था और बी को भी विभाजित करता था, ठीक है। इसके बाद आपको लिख देना है अतः हमारी कल्पना गलत थी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमने जो मान लिया था ना वो गलत था, हमने इसे क्या मान लिया था, परिमेय, ये गलत मान लिया था, ये तो क्या है, अपरिमेय है। अब थोड़ा सा ऐसा समझने का, वैसे तो इंपॉर्टेंट बेटा प्रमेय है, याद कर लेना, इतना टाइम भी नहीं है समझाने का, आपके एग्जाम जैसे फिर बाकी जो क्लासेस चलेंगे उसमें बढ़िया तरीके से। ए और बी सहभाज्य का मतलब है ए और बी में किसी का भाग नहीं जाता, केवल किसका भाग जाता है, ए में ए का जाता है और बी में किसका जाता है, बी का। सहभाज्य का मतलब होता है खुद का, स्वयं का, ए में ए का और बी में बी का। लेकिन हमने ये क्या बता दिया, ए में किसका भाग जा रहा है, 3 का, और बी में भी किसका भाग जा रहा है, 3 का, इसलिए कल्पना गलत हो गई। बाकी आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, इसे याद करना है, मैन है। उम्मीद है आ गया होगा समझ में, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा इस ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अच्छा दूसरा सवाल ऐसे दे दे, हो गया कंप्लीट। अच्छा दूसरा सवाल दे दे, यहाँ √5 दे दे, फटाफट इसे कंप्लीट कर देते हैं कि √5 दे दे, तो देखना फटाफट, कुछ भी नहीं करूंगा, केवल डिजिट चेंज करूंगा। √5 देता तो क्या होता, √5 एक अपरिमेय संख्या, ये दे देता। सवाल के अंदर हर साल यही आता है, परिमेय याद करके चल जाते हैं बच्चे, और यहाँ √5 दे देता है, कभी √7 दे देता है, बस डिजिट चेंज करता है। तो कुछ नहीं करना, बस ये याद हो गया तो आप कर लेंगे। √5 तो यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर वो का वो, जहाँ √3 था वहां क्या जाएगा, √5, वही बराबर ए भी रखा, बी को इधर पहुंचाया, ये √5, जहाँ 3 दिख रहा था वहां √5, अब √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। जैसे कि यहाँ 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, यहाँ कौन आ गया 5, तो 5 किसे विभाजित करेगा, ए को, फिर 5 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को। आया इतना समझ में, जहां 3 दिख रहा था वहां क्या कर दोगे, 5, ए बराबर कितना सी लेने पर, 5 सी लेने पर, बस इधर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इधर भी आ जाओ, देखो वही समीकरण, समीकरण किससे, एक से। अब समीकरण एक है, तो क्या है, 5b² a स्क्वायर, 5b², एक की जगह कितना बेटा इस बार 5c, ये 5c, समीकरण एक रहा, जैसे कैसे 5c, समझ तो रहे ना बात को, √3 की जगह केवल 5 आ रहा है, ये 5 का 5, ये b², 5 का कितना हो जाएगा 25, ये c², b का b, 25 ऐसे कैसे, c का c, पूरा ऐसे कैसे लिख दिया, ये 5 इधर गुणा में इधर भाग में। अरे बेटा वही कर रहा हूँ, जहाँ 3 आ रहा था इस बार 5 जा रहा है भाग में, अब भाग दिया b का b, 25 में 5 c², आगे क्या बात समझ। फिर वही लाइन, संख्या अपने सामने वाले को, तो 5 किसे विभाजित करेगा, b को, तो जहाँ 3 आ रहा था वहां कितना आ गया 5, कुछ चेंज हुआ क्या, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और √5 देता तो केवल 5 चल जाएगा, केवल यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना आप।